बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात में नई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी कल 1:30 बजे होगी मुनाकिद। तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से ऐलान, सीएमओ गुजरात का ट्वीट। यह खबर आपको गुजरात के ताल्लुक से बता रहे हैं कि सीएमओ गुजरात ने एक ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि गुजरात में नई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी कल मुनाकिद होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी कल 1:30 बजे होगी। हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से यह ऐलान किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको गुजरात नई काबीने की तकरीब के हवाले से बता रहे हैं कि कल 1:30 बजे यह तकरीब मुनाकिद होगी और इसकी जानकारी सीएमओ गुजरात ने ट्वीट करके दी। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल के मुबैना पर्दाफाशी के मामले में 2 मुश्तबा दहशतगर्दों जीशान और आमिर जावेद को पुलिस तहवील में भेजा गया है। जीशान और आमिर जावेद को 14 रोज की पुलिस तहवील में दिया गया। वाज़ेह हो कि कल 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को 14 रोज की अदालती तहवील में भेजा गया था। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश का पर्दाफाश फिलहाल दिल्ली पुलिस ने किया है। आज इस पूरे मामले में 6 आतंकियों में से 2 आतंकी जिसान और उमर को फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इस पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस पूरे मामले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उमैद नाम का एक शख्स प्रयागराज में है। हालांकि वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उमैद नाम का जो शख्स है वो इन तमाम लोगों का गुरु हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में त्योहार आने वाले हैं, यानी कि रामलीला भी है और आने वाले समय में वहां पर मंदिरों में लोग ज़्यादा जाने वाले हैं और उसके बाद यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र इन तमाम आतंकियों के द्वारा माहौल ख़राब करने की एक बड़ी साजिश रचनी जा रही। बहरहाल इस पूरे मामले में यह भी देखना बेहद अहम होगा कि चूंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन भी सामने निकल के आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ISIS और इस पूरे मामले में अलकायदा का भी हाथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंडरवर्ल्ड इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, यानी कि ये साफ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश जल्द ही दिल्ली पुलिस और ATS और UP ATS कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले समय में और कितने बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इन आतंकियों का मदद भी किया है, इनको पैसे से मदद किया गया है, इनको हथियार मुहैया कराया गया है। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। देखना बेहद अहम होगा कि 14 दिन के बाद जब इनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाता है तो इन आतंकियों के द्वारा और क्या बड़ी बातों का खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल टीम ने मुल्क भर की कई रियासतों से मुश्तबा दहशतगर्दों का मुबैना तौर पर पर्दाफाश किया है। इसी ज़िम्न में उत्तर प्रदेश के कई अजला में छापे मारे गए हैं। प्रयागराज के बाद कानपुर के मुश्तबा दहशतगर्दों का एक बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। मुश्तबा दहशतगर्द असामिया के चचा हमीद के ससुराल के बारे में कहा जाता है कि वो कानपुर के रावतपुर गांव के रोशन नगर में है, जहां ATS ने रात गए तक छापे मारे। फिलहाल जराये के मुताबिक ATS ने यहां ढेरे डाल रखे हैं और हमीद को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। वहीं महाराष्ट्र ATS ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जान मोहम्मद धावरी का रहने वाला है। जान मोहम्मद के पास से हथियार और धमाका खेज मवाद नहीं मिला, ताहम वो D कंपनी से जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के एडिशनल DGP विनीत अग्रवाल ने कहा कि वो दिल्ली जाकर जान मोहम्मद से पूछताछ करेंगे। वाज़ेह है कि जान मोहम्मद मुंबई से निजामुद्दीन जा रहा था। जब ट्रेन कोटा पहुंची तो पुलिस ने जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना
एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई, और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। 6 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र हुकूमत हरकत में है। मामले में अब तक हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हिम्मत नगरवाले, ATS चीफ और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि ये सियासी नहीं बल्कि एक हसास मामला है। वजीर दाखिला ने इसे सिक्योरिटी की नाकामी मानने से भी साफ इनकार किया। परंतु तरी याच्या संदर्भामधली जी काही, कारण हे सेन्सिटिव्ह प्रकरण आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, हा राजकारणाचा विषय नाही। जे ATSचं आहे त्यांचं पूर्ण या सगळ्या घटनेवर वॉच आहे होता, त्यामुळे इंटेलिजेंस फेल्युअर नहीं। ऐसा है, अभी वो केंद्र सरकार की जो आदेश है, IB की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो IB के इंफॉर्मेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। कभी कभी IB की इंफॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर की जाती है, कभी कभी उसको शेयर नहीं किया जाता। अभी दिल्ली के पुलिस अगर उसमें अभी भी उनके घर में इंट्रोगेशन करते होंगे तो उसमें गलत कुछ नहीं। राज्य सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है। हमारे पूरे स्टेट के पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं कि गणेशोत्सव के इस त्योहार में या संबंध में पूरी वहाँ पे जो सिक्योरिटी करनी चाहिए उसके बारे में सारा अलर्टनेस करने के लिए कह दी है। गुजरात के गोधार फसादात से मुतालिक मुकदमात की नजीर पेश करते हुए दिल्ली की कड़कड़ डोमा अदालत ने मंगल के रोज शिमाल मशरकी दिल्ली फसादात के दौरान 24 साला नौजवान के कत्ल के मुलजमीन के ट्रायल को उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर अलग करने का फैसला किया। अदालत के मुताबिक अंडर ट्रायल्स की एक दर्जा बंदी है और बेक वक्त मुकदमा चलाने से उनके दिफा में हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिव विहार में फसाद के मामले में दर्ज FIR में 3 हिंदुओं और 2 मुसलमानों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना था और उन पर सलमान नामी शख्स के कत्ल के अलावा फसादात, आतिजनी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। जब अदालत में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी कि क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मामले की ये यक वक्त हो सकती है, जिन पर 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने और गैर कानूनी तरीके से जमा होने का इल्जाम है। इस पर अदालत ने रास्ता निकाला कि मुल्जिमान का दिफा यकीनन हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर मुतासिर होगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के बाद केस को अलग से सुनने का फैसला किया। डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और बड़ी राहत मिल गई है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान को दूसरी मुअत्तली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से चल रही एक मुअत्तली के बाद दूसरी मुअत्तली का कोई मतलब नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में योगी हुकूमत से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। जस्टिस
सरसल श्रीवास्तव की बेंच ने समाअत करते हुए ये हुक्म सुनाया। वाज़ेह है कि 4 बरस पहले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुतादिद बच्चों की अमवात हो गई थी। इस वक्त डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन 13 जुलाई 2019 को योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान को दूसरी मर्तबा मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया था। डॉक्टर कफील खान पर बिला इजाजत बच्चों का इलाज करने और हुकूमत के ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी समेत कई संगीन इल्जाम के तहत मुअत्तल किया गया था। अब इस मामले की समाअत आइंदा 11 नवंबर को होगी। मुल्क में ट्रिब्यूनल के ओहदों पर तकर्रुरियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने हुकूमत से 2 हफ्तों में तमाम तकर्रुरियों से जुड़ी जानकारी मांगी है। साथ ही हुकूमत के खिलाफ कोर्ट की तौहीन का केस चलने की अर्जी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि जब कमेटी के जरिए कैंडिडेट के नामों का मशवरा दिया गया, तब तक ओहदों पर तकर्रुरी क्यों नहीं हुई। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। दिल्ली में इस साल भी पटाखों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। पटाखों पर पाबंदी के हवाले से वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फजाई आलूदगी की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर इस साल भी पटाखों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हर तरह के पटाखों की खरीदो फरोख्त और जखीरा अंदोजी पर पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वो पटाखों की जखीरा अंदोजी न करें। ख्याल है कि गुज़श्ता साल फजाई आलूदगी की सूरत हाल को देखते हुए पटाखों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। किसान लीडर राकेश टिकैत ने एमआईएम की यूपी में एंट्री पर जबरदस्त तनकीद की है। कल बागचित में किसान रैली से खिताब करते हुए उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान बताया। राकेश टिकैत के मुताबिक एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए। बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत की माली खस्ताहाली को दूर करने और सरकारी खजाना भरने के लिए अब लॉटरी और सट्टे को जायज करने का फैसला किया है। रियासत गिर सतह पर पहले जहां सट्टा और लॉटरी ममना करार दी थी, वहीं अब इसकी रियासत गिर सतह पर खेलने की इजाजत होगी। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साधु प्रज्ञा ठाकुर ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और इसे समाज की भलाई से ताबीर भी किया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार देते हुए साधु प्रज्ञा ठाकुर को भी तनकीद का निशाना बनाया। कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है, उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती हैं। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है, उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनों
महाराष्ट्र एटीएस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जान मोहम्मद दावरी का रहने वाला है। जान मोहम्मद के पास से हथियार और धमाकाखेज मवाद नहीं मिला, ताहम वो डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत से। प्रशांत, बताइए कि जान मोहम्मद के पास से कोई भी हथियार या धमाकाखेज मवाद नहीं मिला है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बात साफ की है कि जान मोहम्मद जो है पिछले कई वर्षों से मुंबई के धारावी इलाके में रहता है। पेशे से ड्राइवर है। अपने घर की जो स्थिति है उसकी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, जिसके चलते उसने किसके कांटेक्ट में आकर के क्या कुछ बातें की हैं, क्या कुछ काम किया है, इसकी जांच जो है एटीएस की तरफ से की जाएगी। एटीएस की जो टीम है वो दिल्ली पुलिस से ऑलरेडी बात कर चुकी है और ऑलरेडी एक टीम जो है एटीएस की वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहां पर उनके साथ मिलजुल करके काम किया जाएगा। देखिए शुरुआत में ये बातें आ रही थी कि एक आतंकी अगर मुंबई से पकड़ा जाता है और जिसकी भनक ना तो मुंबई पुलिस, ना ही एटीएस और ना ही किसी इंटेलिजेंस को होता है, तो उससे पल्ला झाड़ते हुए एटीएस ने साफ कह दिया है कि केंद्र एजेंसी को इसकी जानकारी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने सिर्फ दिल्ली को दी है। मुंबई में ऐसी कोई भी अलर्ट, कोई भी जानकारी इस चीज को लेकर नहीं दी गई थी। और जिस तरह से बातें चल रही थी बताया कि क्या ब्रीफिंग में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब वो निजामुद्दीन जा रहे थे तो क्या कुछ उन पे शक हुआ था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया? देखिए एटीएस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि कोई यात्री अगर सफर कर रहा है उसको जाकर के एक शहर की जो है टीम पुलिस या कोई जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार कर लेती, तो इसमें उनकी फेलियर नहीं है। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, कुल मिलाकर देखा जाए उनका कहना ना तो जान मोहम्मद के पास से कोई हथियार, कोई विस्फोटक सामान जब्त किया गया है, ना ही कुछ मिला हुआ है। हालांकि उनके जो परिवार है उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले कुछ दिनों से जान मोहम्मद किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्या उनसे जुड़े हुए लोग अभी भी मुंबई में हैं जिनको इस बारे में जानकारी थी या नहीं। देखिए जान मोहम्मद को ना पहले ही जाना था दिल्ली, हालांकि टिकट न मिलने के चलते जान मोहम्मद 13 तारीख को निकले। ये बात एटीएस ने स्पष्ट कर दिया है। एटीएस ने साफ कहा इस मामले को लेकर के जांच जो है वो खुद करेंगे और एक बार जब उनके पास एफआईआर की कॉपी आ जाएगी, दिल्ली पुलिस ने जो मामला लिया हुआ है, और दिल्ली जाकर के ये जांच करेंगे, देखेंगे कि आखिर जान मोहम्मद कई वर्षों से अगर मुंबई के धारावी इलाके में रह रहा था तो किस लोगों के संपर्क में था। पेशे से ड्राइवर था तो किसके पास काम करता था, लोन पर उसने टैक्सी ली थी खुद की, जो कि उसकी किस्त तो अभी तक भर रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो प्रोफाइल एटीएस की तरफ से दिया गया और जान मोहम्मद को इस तरह से दिखाया गया कि वो कई वर्षों से रहता है, मेहनत करने लगा, टैक्सी चलाने लगा, लोन भर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ 20 साल पहले डी कंपनी से उसके तार जुड़े हुए थे। ये जानकारी भी एटीएस के पास है और उसके खिलाफ जो केसेस हुए हैं, पायधुनी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है, वो भी जानकारी एटीएस के पास है। बहरहाल ये जो लिंक मिला हुआ है, ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं जिसमें से एक मुंबई का है, तो किस हिसाब से और किस तरीके से किया गया उसकी जांच जो है मुंबई की टीम जो है दिल्ली जाएगी, वहां से। प्रशांत ये बताया कि अभी ताजा जो अपडेट है, क्या अभी जान मोहम्मद पुलिस की तहवील में है या उन्हें रिहा किया गया है? देखिए जान मोहम्मद जो है मुंबई एटीएस या मुंबई पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। 6 लोग जो है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। साथ ही अब आगे क्या उम्मीद है, कब उनको रिहा किया जाएगा? चूंकि तमाम जो इल्जामात है वो सब साबित हो गए कि उनके खिलाफ कोई भी कुछ इस तरह का जो मवाद जो है कोई हासिल नहीं हुआ है, कुछ उनके हक में कोई इल्जाम नहीं है, तो उन्हें कब फिर रिहा किया जाएगा? देखिए ये जांच का विषय है, इस पर कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगी। एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा एटीएस चीफ ने कि उनकी एक टीम दिल्ली जाएगी, इस मामले में जांच वहां पर भी करेगी। जो जानकारी मुंबई में रहने वाले जान मोहम्मद का है दिल्ली मुंबई पुलिस के पास या मुंबई एटीएस के पास, वो पूरी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस से शेयर की जाएगी, साझा किया जाएगा। उनके पास जो जानकारी थी, उनके पास जो आउटपुट थे, इनपुट थे,
वो पूरी डिटेल्स जो है मुंबई ATS लेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बहरहाल उनके परिवार से लगातार ATS संपर्क में है, पूछताछ की प्रक्रिया जारी है मुंबई में। दिल्ली में जो प्रक्रिया होगा उसके लिए जब टीम यहाँ से रवाना होगी, जब वहाँ पहुंचेगी, तो किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है वो बिल्कुल प्रशांत, अभी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो जान मोहम्मद के हवाले से ये है कि न उनके पास कोई हथियार और ना ही कोई धमाका खेज मवाद हासिल हुआ है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में उन्हें बासलामत रिहा किया जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आज सीएम योगी ने देही इलाकों की सड़कों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई सौगात दिए। जिला पंचायतों के तहत 195 करोड़ रुपए की लागत से 509 दही सड़कों का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीबन 34 करोड़ की लागत से 14 दही सड़कों का संगे बुनियाद भी रखा। इसके अलावा पीएम सड़क योजना के तहत 4123 करोड़ की लागत से बनने वाली 886 सड़कों का इफ्तिताह किया और 155 करोड़ की लागत से बनने वाली 692 सड़कों को अवाम के नाम मामून किया। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरदेव अटल जी की जो संकल्पना थी, जिसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे, उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही। आज उन्हीं सब कार्यों के यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें FDR की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। लंबे इंतजार के बाद नेशनल टेस्ट एजेंसी ने देर रात JEE मेंस 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। इसमें कुल 44 कैंडिडेट ने 100% नंबरात हासिल किए, वहीं 18 तलबा को पहला मकाम हासिल हुआ। JEE मेंस एग्जाम के लिए 7.8 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वाज़ेह हो कि JEE में पहले मरहले का इम्तिहान फरवरी में और दूसरे मरहले का एग्जाम मार्च में हुआ था। अगले मरहले और मई के लिए तय किए गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। तीसरा मरहला का इनकाद 20-25 जुलाई को हुआ, जबकि चौथा मरहला 26 अगस्त से 2 सितंबर तक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दुनिया को बेहतर बनाने में इंजीनियरों का अहम किरदार है। उनकी काविशों की सताइश के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरअम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। मध्य प्रदेश हुकूमत मेडिकल एजुकेशन में बड़ी तब्दीली करने जा रही है। अभी तक मेडिकल कॉलेज के तलबा मेडिकल एजुकेशन की पूरी तालीम अंग्रेजी जबान में हासिल करते थे, मगर मध्य प्रदेश हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन की हिंदी जबान में देने का फैसला किया। तलबा को मेडिकल एजुकेशन हिंदी जबान में देने के लिए किताबों की फराहमी और इसके खाके के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने इस सिलसिले में जल्द ही कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया। हम ऐसा जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन
के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें, और उसके लिए हम जल्द से जल्द एक कमेटी बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो हिंदी में भी हम बनाएं और आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे।